नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सवाल यही है कि राम मंदिर मामला क्या फिर से एक बार बातचीत की मेज पर आएगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि राम मंदिर सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा मंदिर का हल बातचीत के जरिए निकले। और बातचीत के लिए जस्टिस बोबड़े ने बाकायदा एक पैनल बनाने की बात कही है जो गोपनीय तरीके से काम करेगा। जस्टिस बोबड़े की इस बात से मुस्लिम पक्षकारों ने सहमति जताई है तो हिंदू महासभा ने असहमति जताई है। इसके पीछे उनके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। इस मामले पर नेशनल वॉइस के मेहमान क्या तर्क रखते हैं ये हम बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है मध्यस्थता को लेकर और आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर, वो आप सुनिए। 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अदालत तक ही कोशिश की है। लेकिन बाहर कोशिश अगर हो समझौते की तो कोई आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है वहीं चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। मैं कहता हूँ इसमें समझौता करने की कोई जरूरत नहीं। एक ही समझौता हो सकता है कि मुसलमान के जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो कह देंगे कि हम मस्जिद दूसरी जगह बना लेंगे, हमें बनाने के लिए सारी सुविधा दीजिए, वो हो सकता है। परंतु ये सारा जो जमीन है ये सिर्फ राम जन्मभूमि और राम मंदिर के लिए हो सकता है और कोई कुछ नहीं हो सकता। हम सभी को मांग है कि देखिए, क्योंकि जल्द से जल्द सुनवाई करके यह सुलह समझौता के नाम पर मिलजुल के नाम पर यह प्रकार के समय को कोर्ट बर्बाद कर रही है, कोर्ट समय को खा रही है। जनता इसके कोर्ट के प्रति नाना प्रकार के टिप्पणी करता है। यह तो अच्छा चीज है नहीं। आपको तनख्वाह मिल रहा है, आपको काम करना चाहिए बढ़िया से राष्ट्रहित में। हमारे उम्मीद की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात बता दी गई थी कि इसमें कई मरतबा बाहर बातचीत हो चुकी है और वो नाकाम हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अगर 1% भी चांसेस है तो हर्ज क्या है इसको कोशिश करने का। तो उस पर हम लोगों ने कहा कि हाँ 1% चांस तो हो सकता है, तो इसलिए कोर्ट का अगर वो है मंशा ये है तो हम उसमें ज्वाइन करेंगे। इतनी राजनीति जो है हो चुकी है इससे पहले कि लोग बातचीत करेंगे, एक पार्टी करेगी तो एक मानेगी नहीं। इसलिए हम लोग साफ कहते हैं कि कोर्ट ही फैसला करे वो जो है बेहतर है। कोर्ट कुछ भी फैसला कर दे उसको मुसलमान भी मानेगा, हिंदू पक्षकार भी मानेगा। कोर्ट जिस तरीके चाहेगा वो मनवा भी लेगा। देखिए, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर आ रही हैं, लेकिन अपडेट यही है कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें हुआ यह है कि फैसला जो है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि पहले भी कई बार बातचीत की कोशिश हुई है। इस पर क्या क्या हुआ है किस साल, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के जरिए। लेकिन इस बीच में जो अपडेट आपको दे रही हूं वो बहुत अहम है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बोबड़े जो 2 जजेस हैं उनमें मतभेद लग रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी। इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा, जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और हिंदू महासभा की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है। हिंदू महासभा ने मध्यस्थता का विरोध किया है। दलील यह है कि अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो उसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो डिले हो जाएगी, यानी कि और देरी हो जाएगी और देरी बर्दाश्त नहीं है, ये कहना है हिंदू महासभा का। और इसके साथ ही मैं आपको बता रही थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बोबड़े 2 जजों में
मतों की भिन्नता दिख रही है और वो इस तरह से कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये माना है कि मध्यस्थता से कोई समाधान निकल पाएगा, इससे शंका है। लेकिन इसके उलट जस्टिस बोबड़े जो हैं वो मध्यस्थता के पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा तीनों ही पक्षों से ये सवाल पूछा कि अगर हम मध्यस्थता को लेकर फैसला करते हैं तो क्या तीनों पक्ष मानेंगे उसे, ये सवाल पूछा है। और इस बीच जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने ये जानकारी कोर्ट में दी है कि जो निर्मोही अखाड़ा है वो भी मध्यस्थता के पक्ष में है, यानी कि निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के पक्ष में लग रहा है, वहीं जो रामलला विराजमान पक्ष हैं वो मध्यस्थता के खिलाफ लग रहे हैं। हिंदू महासभा ने यह कहा है कोर्ट में, और आप सुन रहे थे अभी सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, उन्होंने भी ये कहा कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो राय जो है वो बटी हुई है। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इससे पहले ये भी आप देख लीजिए कि कब कब बातचीत की कोशिश हुई है, क्योंकि इससे ये समझ में आता है, ये हम लगातार इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि पहले जब भी कोशिश हुई है मध्यस्थता की तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये कोशिश फिर से एक बार होती है तो शायद इससे पूरा जो मामला है उसमें देरी होगी और ये इस फैसले को लेकर के जो इंतजार है उसे और बढ़ा सकता है, जिसके पक्ष में नहीं है कुछ लोग। तो क्या बन रहा है पूरा मामला, इस पर हम बातचीत करते हैं। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू महासभा की ओर से, आपका बहुत स्वागत है। अब्दुल मतीन अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अब्दुल मतीन खान साहब, बहुत स्वागत है आपका, मुस्लिम लीग की ओर से आप हैं। कुंवर आजम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुस्लिम सेवक संघ के, और ये मध्यस्थता के और बातचीत के पक्ष में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में संदीप शर्मा आपसे ही करना चाहती हूँ, आज का जो ये पूरा केस चला है सुप्रीम कोर्ट में और अभी इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि फैसला रिजर्व रख लिया गया है, बाद में फैसला सुनाया जाएगा, उसे सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आज जो पूरी सुनवाई हुई वो किस दिशा में आपको लग रही है? क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण जज, दोनों के रायों में भिन्नता दिख रही है और जो पक्ष हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन निर्मोही अखाड़ा जो है वो मध्यस्थता के समर्थन में आ गया है। देखिए, आज जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रोसीडिंग शुरुआत हुई वो कुछ विलंब से हुई थी। जस्टिस सीकरी साहब का रिटायरमेंट है, उसके पश्चात जो है हियरिंग बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई। इसमें शुरुआत में बेंच की तरफ से बोबडे साहब ने 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे राजीव धवन साहब से, जो इनके सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनसे उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मीडिएशन के लिए अगर हम भेजते हैं और जो निर्णय होगा उसको पब्लिक एट लार्ज मानेगी या नहीं मानेगी, क्या ये डिसीजन उनके ऊपर बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज कि जो भी डिसीजंस हमको यहाँ पे देने हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 जजेस बेंच है, उन्होंने ये कहा कि हमको ये टाइटल डिस्प्यूट तो ध्यान में रख के देने ही है, लेकिन साथ साथ लोगों की भावनाओं को भी हमें ध्यान में रखना है कि लोगों के सेंटीमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों के सेंटीमेंट्स हैं, तो अगर गुंजाइश है तो एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा। उसमें मीडिएशन के लिए भी बात हुई, तो मीडिएशन में एक मीडिएटर नहीं, उन्होंने कहा पैनल ऑफ मीडिएटर्स हम बनाएंगे, तो उसमें काफी मीडिएटर्स होंगे जो लोग बैठ करके सब पक्षों की बात सुनेंगे अगर ये निर्णय आता है मीडिएशन के लिए। तो क्योंकि आज की तारीख में सुनवाई के पश्चात 2 जजेस के बीच में, जैसा आपने बताया, दोनों के विचारों में मतभेद दिखाई दिया कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब में और बोबडे साहब ने। तो इन दोनों के जो भी डिसीजन आएगा वो 5 जजेस बेंच का जो प्रिसाइड कर रही है बेंच, उसमें किसकी डिसीजंस पे ज्यादा लोग सहमत होंगे, या 3 जजेस किसके साथ होंगे या 2 जजेस किसके साथ होंगे, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार आज वो पक्ष जो ये कह रहा है कि मध्यस्थता से देरी होगी या मध्यस्थता के पक्ष में नहीं है, वही पक्ष ये कहता रहा है कि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, और लगातार इस तरह के बयान आए हैं साधु संतों की ओर से भी और तमाम दूसरे लोगों की ओर से भी। अगर आज कोर्ट ये कह रहा है कि ये भावनाओं का मसला है, क्योंकि पहले कोर्ट ने सीधे ये कहा था कि भावनाओं का मसला होगा, लेकिन जमीन विवाद है हमारे लिए और हम जमीन विवाद के तौर पे ही इसे देख रहे हैं, टाइटल सूट के तौर पर ही इसे देख रहे हैं और इससे ज्यादा बढ़कर नहीं। तो आज जो ये टिप्पणी कोर्ट की ओर से हुई है वो कितना बड़ा शिफ्ट लगती है अगर भावनाओं आस्थाओं का ख्याल रखने की बात हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत से इस प्रोसीडिंग को देखें, तो पिछली 3 डेट्स से पहले, जबकि ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है उससे पहले, सीजेआई साहब ने ये कहा था कि जो हमारे सामने मुकदमा आया है वो केवल टाइटल डिस्प्यूट का है, जिसमें हमको ये डिसाइड करना है कि किस पक्ष के पक्ष में ये जमीन जाएगी। लेकिन चूंकि इसके बाद काफी प्रतिक्रियाएं हम लोगों ने देखी, लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई, सब कुछ आया, तो
कहीं ना कहीं हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा से रही है, लोगों की सबसे बड़ी हमारी संस्था है जिस पे हर आदमी अपनी आस्था रखता है। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि हमको मीडिएशन में मतलब जो भी निर्णय हम लें वो लोगों की भावनाओं को भी मद्देनजर रखते हुए लें। आज सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक सजेशन दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। उन्होंने ये कहा कि यदि डिसीजन इसमें टाइटल डिस्प्यूट ना भी हो तो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो यह जमीन किसके पक्ष में दे दे, और जो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक टाइटल के लिए, उनमें से जो भी जीते बाद में उसको वो जो है कंपनसेट कर दें। तो ये भी एक नया पहलू आज आया है सामने, इसके ऊपर भी आगे हो सकता है कि कुछ विचार हो। ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी, कोर्ट ये कह रहा है कि आस्था का चूंकि मामला है, भावनाओं का मसला है, इसलिए बातचीत के जरिए ये हल हो, ये ज्यादा बेहतर है। अगर मध्यस्थता की बात हो रही है, निर्मोही अखाड़ा भी उसके समर्थन में आ गया है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? शुभ्रा जी, ऐसा है कि ये मामला जब हिंदू महासभा को जब से जुड़ी है कोर्ट के आदेश के थ्रू, तब से एक ही हमारा स्टैंड रहा है, वो आज भी क्लियर है कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और ये वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही है, हिंदुओं की कितनी शहादत दी गई है, विदेशी आक्रांता आकर यहाँ पर हमला करते हैं और हमारे मंदिर को तोड़ देते हैं, तो मंदिर की जगह पे केवल और केवल मंदिर, जो जिन हिंदुओं की शहादत हुई है उससे हम समझौता कदापि नहीं कर सकते, और किसी भी कीमत पे हम एक भी इंच वहां की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को नहीं देंगे, चाहे जितनी लड़ाई हमको अभी लड़नी पड़े। बातचीत से भरोसा उठ गया है क्या आप लोग? नहीं, बातचीत से कोई, जब हम अदालत में आ चुके हैं तो अदालत का कार्य, अदालत ही कह रही है, अदालत ही कह रही है, और सरकार का काम है मध्यस्थता का। जज साहब ये कह रहे हैं कि भावनाओं का मामला है, इसमें अगर बातचीत से हल हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई डिसीजन जो है थोपने से बेहतर है कि बातचीत की जाए। बातचीत करने से क्यों भागते हैं आप लोग? 57 इस्लामिक मुल्क हैं, राम का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, राम की जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। मंदिर ट्रांसफर हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, मस्जिद इधर उधर हो सकती है, लेकिन किसी की जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। ये जन्मभूमि से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मामला है, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा इसमें एक भी इंच देने को तैयार नहीं है। वहां पर भव्य राम का मंदिर के अलावा कोई भी चीज हमें स्वीकार नहीं है और कोई भी वार्ता हमको स्वीकार नहीं है। हम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे। अब्दुल मतीन जी, खैर ये बात आप कह रहे हैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब्दुल मतीन जी, ये कहा जा रहा है बार बार हिंदू महासभा की ओर से और रामलला विराजमान की ओर से कि अगर मध्यस्थता की बात फिर से एक बार होती है या इसके पक्ष में कोई फैसला दिया जाता है तो मामला और डिले हो जाएगा, इसीलिए तो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि बहुत लंबा खिंच गया है, अब बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, पहले हम उन्हें सुन लेते हैं। क्या होगा? यही जो मंदिर केवल मैं हिंदू मुसलमान में बात होगा जी, और हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे कि कौन की है और कहाँ है जी, मंदिर बनेगा। तो if there was a pre-existing temple, where there is a pre-existing temple. Number 3, the Supreme Court Constitutional Bench has said that the masjid can be shifted anywhere. It's not an essential part of Islam, whereas a temple built on Prana Pratishtha Puja can only be where it was built, and it's always a temple. So on these 3 conditions, all that is left is for the government of India to hand over the land to Ram Janmabhoomi Nyas Samiti. तो वही बात जो अभी आप कह रहे थे संदीप शर्मा जी, वो दोहरा रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, आपने उनका जिक्र किया था और वही बयान हम सुनवा रहे थे दर्शकों को। उनका ये कहना है कि अब सरकार जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को दे और मंदिर बनवाने का काम जो है वो शुरू करे, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया है, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए इसी तरह का जो फैसला होगा वो कोर्ट के जरिए ही होगा। और कोर्ट आज ये कह रहा है कि बातचीत करनी चाहिए, भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अब्दुल मतीन जी, लेकिन दूसरा पक्ष जो राम जन्मभूमि न्यास पक्ष है वो ये मान रहे हैं कि इससे देरी हो जाएगी, जो कि पहले से देरी होती रही है, और हम तमाम लोग आज यही कह रहे हैं, इस देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब देरी नहीं होनी चाहिए, फैसला जो है वो जो भी आना है आ जाए, ताकि जो पॉलिटिक्स होती रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज लाभ लेती रही हैं, उस पर लगाम लगे और कम से कम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो कहा जाता है इसको ध्यान में रख करके फैसला आ जाए। अगर मध्यस्थता की बात होती है फिर से एक बार लंबा खिंच जाएगा तो इससे किसका फायदा होगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष हमेशा से इस बात में रहा है कि बातचीत से मसले का हल कर लिया जाए। भाई 86 में भी मौलाना अली मियाँ जब पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे उस वक्त बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई
मुस्लिम पक्ष बहुत सी चीज़ों पे एग्री हो गया था और उसमें फिर वही हिंदू महासभा के लोगों ने उसमें जो है ABVP अखिल भारतीय विद्या उसने जो है रोड़ा डाल दिया और ये सारा मामला बिल्कुल बेमानी हो गया। फिर अभी यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को कह रहे हैं कि अगर हो सके तो बेहतर है तरीका है कि बातचीत से इस मसले का हल कर लिया जाए। और बातचीत के लिए मुस्लिम पक्ष में आज की डेट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने इस बात को वाजे कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो हिदायत होंगी उसके तहत एक पैनल बन जाए, उसमें हम जो है बातचीत के लिए कतई राजी हैं और उसमें बातचीत हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा डिस्प्यूट क्यों ना हो। मैं ये मानता हूं कि बातचीत से ही मसले का हल बआसानी हो सकता है। कोई चीज थोपी जाए, थोपने से वो नहीं है। और रही बात मुस्लिम पक्ष, इस बात से कतई वो नहीं है। टाइटल सूट है और बाबरी मस्जिद वहां पर थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, ये दुनिया ने देखा है, दुनिया जानती है। और जो लोग आज ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वहां पर राम जन्मभूमि बाकायदा 1877 की खुदाई में और उसके बाद की खुदाई में ये बात बहुत वाज़े तौर पर प्रमाणित हो गया है SI की रिपोर्ट में कि वहां पर कोई भी राम देखिए इसी तरह की रिपोर्ट्स, इसी तरह एक सेकंड शिशिर चतुर्वेदी, एक सेकंड मैं टोक रही हूँ उनको। देखिए इस तरह के जो तमाम दलीलें हैं वो दूसरे पक्ष से भी दिए जाते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देके तमाम लोग ये कह रहे हैं, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर मंदिर था और ये कोर्ट ने भी अपने कई स्टेटमेंट्स में इस तरह के इंडिकेशंस दिए हैं, इसीलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। आपने कहा, खुद ही कहा कि कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो मान्य रहेगा और दोनों लोग आज यही कह रहे हैं, खुशी की बात है। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज तो कोर्ट भी ये कह रहा है ना सर कि ये भावनाओं का मामला है, आप भागते क्यों हैं? अगर भावनाओं का मामला आज कोर्ट भी मान रहा है तो आपको मानने में क्या है? हम नहीं भावनाओं से भागते हैं। अच्छा, चक्रपाणी महाराज कुछ कह रहे हैं, मैं उनको सुन लेते हैं पहले, फिर आती हूँ। जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसमें ऑप्शन, तो हिंदू पक्षकार जो है इसके विरोध में उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स भी है। नहीं, इससे डिले का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अपना मीडिएशन चलता रहेगा, केस तो चलता ही रहेगा और उसमें हम लोग तैयार हैं, वो उसे करें और पूरी तरह तैयार हैं। सुन लीजिए शिशिर चतुर्वेदी जी, चक्रपाणी महाराज का बयान हम सुनवा रहे थे, वो भी ये मानते हैं कि अगर बातचीत से हल निकल सकता है तो इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, एक सेकंड, मैं आती हूँ, लेकिन पहले मतीन साहब अपनी बात पूरी कर लें। मतीन जी, बुनियादी तौर पर जो टाइटल सूट है इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। जो चीज साक्ष्य है, जो चीज वहां पर जिसके एविडेंस मौजूद हैं, उस पर डिस्कशन होता रहेगा। अगर ये बेहतर है कि दिलों के जोड़ने की बात है और अगर बात होती है तो कोई हरज नहीं। मौली मियां ने इससे पहले ये मरहूम ने ये बात कही थी कि जो बाबरी मस्जिद का जो प्राइमिसेस है उसको छोड़ के जो 72 एकड़ जमीन है उस पर ले लिए जाए, वो आप ले लीजिए। और हमारी मस्जिद की जो जगह है उसको, उस वक्त मस्जिद बाकायदा तामीर शुदा थी, 86 का मामला है, उसमें सभी लोग करीब करीब एग्री हो गए थे, मगर कुछ राजनीतिक दलों ने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये सब काम किया और ये माहौल को बिल्कुल गंदा करके, बिगाड़ करके रख दिया है। ठीक है, एक रिएक्शन मैं कुंवर आजम खान आपसे भी लेना चाहती हूं, क्योंकि आप राष्ट्रीय मुस्लिम सेवक संघ के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही आप समझौता, सुलह, बातचीत, मध्यस्थता के पक्ष में हैं। आपको क्यों लगता है कि अभी इस मोड़ पर आकर के फिर से एक बार बातचीत का रुख हमें अपनाना चाहिए? क्योंकि इस पर अब एक लंबी बहस छिड़ चुकी है, लेकिन जो देरी की बात कही जा रही है, जो डिले टैक्टिक्स से बताया जा रहा है, उससे आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि देखिए ना, मेरे पास पूरी लिस्ट है। सबसे पहली बातचीत की कोशिश 1991 में हुई थी, पीएम चंद्रशेखर ने सभी पक्षों से बातचीत की थी, फेल हो गया। 92 में नरसिम्हा राव ने अयोध्या सेल का गठन किया था, इसके लिए उस वक्त बातचीत की कोशिश की गई थी, फेल हो गया। 2003 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने पहल की थी इसको लेकर के, उसमें भी कुछ नतीजा नहीं निकला। 2011 में महंत ज्ञानदास और हासिम अंसारी ने कोशिश की थी बातचीत की ताकि कुछ रास्ता निकल जाए, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया। और अभी हाल में हम सबको याद है कि 2017 में श्री रविशंकर ने किस तरह से मुहिम चलाई थी कि एक आम राय इस पक्ष में बनाई जा सके, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब इस मोड़ पर आकर के जब तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाए, तो बातचीत की तरफ फिर से एक बार रुख करने का क्या मतलब है? सबसे पहले शुभ्रा जी, नेशनल वॉइस के माध्यम से मैं पूरे भारत के
हिंदुओं से को बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले हफ्ते लखनऊ में एक राम मंदिर का निर्माण कर दिया है। क्योंकि ये लड़ाई, ये संघर्ष हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इस लड़ाई में वहां तक पहुंचने के बाद जब देखा कि पेचीदगियां इतनी बढ़ रही हैं और हिंदुओं की भावनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही, कैसे राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लखनऊ में राम मंदिर का निर्माण कराया और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहला मुसलमान हूं जिसने मंदिर का निर्माण कराया है। तो इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि मैं कितना ज्यादा मैं ये सोचता हूं कि किसी भी तरह से वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो। और रही बात कोर्ट की, तो मुझे तो लगता है कि 4-5 पक्ष हो गए हैं। न्यायालय में भी 2-3 पक्ष हैं, जजेस को भी हम पक्ष ही हम मान रहे हैं, क्योंकि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा जजेस में तो कहीं ना कहीं से वो भी एक पक्षकार हो वो तो हमेशा होता है सर। अगर 5 जजेस की बेंच है तो उसमें डिफरेंस वो काउंट किया जाता है कि कितने पक्ष लेकिन जो जब हैं, जब ये 100 करोड़ हिंदुओं की फैसला भावना की बात है तो उसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। अगर वो आस्था का मामला है और 25 करोड़ मुसलमानों के सम्मान का भी मामला है, राम जो है वो एक आदर्श है समस्त राष्ट्र के लिए, समस्त भारत के लिए, वो हमारे सम्मान का विषय है। और हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से, और ये जो डिले टैक्टिस है, जस्टिस डिले एंड डिनाइड वाली जो कहावत है वो हकीकत है। काफी समय गुजर गया, अब फिर से बेंच अगर बनाई जाएगी, पैनल बनाया जाएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिले होगा और इसमें नफरत बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे और इसमें मोहब्बत की कमी आएगी। जो आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है इससे जुड़ाव नहीं पैदा होगा, बल्कि इसमें और भी दूरियां होंगी, खास करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में, क्योंकि हिंदुओं को ऐसा लगता है कि मुसलमानों के कारण रामलला का राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। हालांकि यह हकीकत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल विशेषाधिकार है सरकार के पास, वो उस लैंड को एक्वायर कर सकती है। विशेषाधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुना सकती है और हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए वहां पर जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। दूसरी बात शुभ्रा जी, मैं आपको बता दूं कि वो जो ढांचा गिरा था वह मंदिर था, वो मस्जिद बिल्कुल नहीं, वहां मंदिर नहीं था, वो मंदिर था, वो मंदिर था, वहां पर पूजा होती थी और जहां पर पूजा होती है आपको नहीं मालूम, मस्जिद हमेशा पाक साफ जगह पे बनाई जाती है। आजम साहब आपको नहीं मालूम, वहाँ मस्जिद कहीं भी दुनिया के अंदर बनाई जाएगी, पाक साफ जगह बनाई जाती है, कोई भी मस्जिद नहीं निर्माण होती है। ये गलत बयानी ना करिए हो सकते यहाँ पर, यहाँ का मस्जिद का मामला है, मस्जिद के मामले में आप कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। इसको आप जान लीजिए, आप कभी भी कोई भी मस्जिद नहीं रह गई, कहीं पर भी हिंदू यहाँ का बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी हालत में। कोई भी सुलह सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के पक्ष में होना चाहिए, इसमें कोई सुलह समझौते वाली बात ही नहीं है। वो जहाँ मतीन साहब, वो जहाँ इस्लामी शरई कानून के तहत वहां पर अब नमाज मुमकिन नहीं है। मतीन खान और आजम खान साहब को एक साथ दिखाइए। वो मस्जिद नहीं टूटी थी, वहाँ पूजा आज भी होती है, वहाँ पूजा आज भी होती है, वहाँ पूरे देश में हिंदू जाता है। ये हिंदुओं का मामला है, ये हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए, ये हिंदुओं को फैसला करना चाहिए वो क्या करते हैं। और रही बात जमीन की, हमको उस जमीन के बदले में मुसलमानों को कोई मस्जिद नहीं चाहिए। अल्लाह का घर पूरे दुनिया में जहां जहां मस्जिदें हैं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनके एक राम है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, ठीक है, ठीक है, मस्जिद की जगह बना लेंगे आप? मस्जिद है पूरे भारत में है। अरे मस्जिद थी वहाँ पे, मस्जिद को आपने तोड़ा है। नहीं, वहाँ पूजा मस्जिद को तोड़ा है आप लोगों ने, मंदिर टूटा है। अरे मस्जिद को तोड़ा है आपने, वहाँ मूर्ति रखी थी। ऐसी बात करते हैं वहाँ मूर्ति रखी थी, कोई मूर्ति नहीं रखी। पहले 1982 के बाद वहाँ नमाज नहीं हो रही, वहाँ पे मस्जिद थी। 1982 के बाद वहाँ नमाज नहीं हो रही है। 92 तक मस्जिद थी, पूरी दुनिया ने देखा नहीं होती थी। अरे पूरी दुनिया ने देखा है, आप अपने आंखों में पट्टा बांध के रखे हैं तो कुछ नहीं। मैं कई बार दुनिया ने देखा मस्जिद तोड़ लीग जो है देश को बांटने वाली है, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं 10 बार अयोध्या गया हूँ, मैं 10 बार अयोध्या गया हूँ, मुझसे ज्यादा आपके जानेंगे। मैं वहाँ पर देख करके आया हूँ, वहाँ रामलला की मूर्ति देखी आपने, मैं भी गया हूँ, वहाँ रामनगर में भी गया हूँ, वहाँ के बाद भी गया, मंदिर है, बराबर जाता हूँ, वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद थी, वो मंदिर है, जानती है। एएसआई की रिपोर्ट में सामने आ चुका है, मतीन साहब एएसआई की रिपोर्ट में आ चुका है कि वहाँ पर आप दोनों
आप वकील साहब की जानकारी कोई जानकारी नहीं है, बिना तैयारी के चैनल में वकील आजम खान साहब एक सेकंड आप दोनों बातचीत के बातचीत जरा ढंग से हो, बातचीत जरा ढंग से हो, तो ऐसे बातचीत कैसे हो? बस ठीक है चलिए ठीक है, बातचीत ऐसे थोड़ी होगी सर, बातचीत ऐसे थोड़ी होगी। एक शैतान वहाँ, दूसरा शैतान यहाँ। बातचीत के हिमायती हैं आप दोनों, बातचीत ऐसे नहीं हो पाएगी सर। एक सेकंड आजम खान साहब, बातचीत के आप दोनों हिमायती हैं, लेकिन बातचीत थोड़ा ढंग से हो। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ आजम खान साहब, बहुत लंबी चौड़ी बहस हो गई और आप लोगों ने बहुत सारे तर्क रखे एक दूसरे के विरोध में, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो 5 इंसिडेंट्स मैंने गिनवाए, आजम खान साहब आपसे सवाल है, उस वक्त जब फैसला नहीं हो पाया, बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया, उस वक्त की परिस्थितियों में और आज की परिस्थिति में आप क्या फर्क समझते हैं कि आज रास्ता निकल जाएगा? शुभ्रा जी, क्योंकि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है और लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां खिसेक रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि इन सियासत के चक्कर में हिंदू मुसलमान के अंदर जो दूरियां बढ़ रही हैं इस मुद्दे को लेकर के, वो दूरियां बढ़े। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द इस मामले का हल हो ताकि ये नफरत खत्म हो। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसका तो सबको सम्मान करना है। जज ने मशवरा दिया है, लेकिन उस जज के हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात पूरी करिए। हाँ, राम मंदिर निर्माण की जहां तक बात है, वो देश में मुसलमान और हिंदू दोनों चाहता है कि राम मंदिर मुसलमान ही वहां मस्जिद बनाएगा, चाहे बाबरी से बने या सुप्रीम कोर्ट से। बाबरी मस्जिद की तो हम बाबर की औलाद नहीं है। दूसरी बात, हम आपको बता दे, हमको बाबरी नहीं, हमको बराबरी चाहिए। क्या बात, हमको बाबरी नहीं चाहिए, हमको बराबरी चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, मुसलमानों को रोजगार चाहिए, मुसलमानों को विकास में साथ चाहिए, देश के साथ कंधे से कंधा लग कर पाकिस्तान से प्रेम आपको इतना क्यों है? बाबरी की वजह से पाकिस्तान से प्रेम इतना क्यों है आपको? हर डिबेट में पाकिस्तान ले आते हैं। जनाब मतीन साहब, हमको वाकई अपने बच्चों के रोजगार के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रही है तमाम पार्टियां, पॉलिटिक्स तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इस बीच जो मुसलमानों के हक हैं, जो वाकई जो मुद्दे हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, हिंदू मुसलमान में फंसा कर रखना चाहती है इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज, हिंदू मुसलमान में फंसा कर रखना चाहती हैं और राजनीति लंबे वक्त से हो रही है। फैसला जल्दी आना चाहिए, ये तमाम पक्ष मानते हैं। शिशिर जी सवाल आपसे है, शिशिर जी सवाल आपसे है सर। ठीक है, 1 to 1 मत बनाइए, 1 to 1 मत बनाइए सर प्लीज। शिशिर जी सवाल आपसे है कि आज ये लग रहा है कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि देखिए जो निर्मोही अखाड़ा है वो भी हमारे साथ है, वो भी मध्यस्थता के पक्ष में है। यानी कि आज ये लग रहा है कि सिर्फ आप लोग ही बातचीत के पक्ष में नहीं है, आप लोग ही बातचीत के हिमायती नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है कि आप लोग बातचीत से भाग रहे हैं, बल्कि बाकी जो पक्ष है वो तैयार हैं? आइए बैठिए, बातचीत करिए, कुछ हल निकालते हैं। ऐसा है शुभ्रा जी, जब चैनल में डिबेट होती है तो जैसे जानकारी जब अधूरी होती है, जैसे मुस्लिम लीग के भाई बैठे हैं, इनको जानकारी पूरी नहीं है, ये पक्षकार नहीं है, इनको मुकदमा नहीं देखा, 10,000 पन्नों का जजमेंट है, इन्होंने 2 पन्ने पढ़े हो तो मुझे बता दे, मैं पक्षकार हूं वहां का है। अधूरी जानकारी, ASI के जो इंजीनियर गए थे, जो वो मुस्लिम ही थे, उन्हीं ने उसमें अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चैनल पे कह रहा हूँ, आप लोग झूठ बोल दूसरी बात, कोई मुसलमान जब हिंदू सुन्नी वक्फ बोर्ड को और हिंदू महासभा को नियुक्त किया गया था, बोर्ड के द्वारा 100 करोड़ तो भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो क्यों ना अदालत के फैसले को सम्मान करें? आज
मामले मस्जिद को तोड़ा गया है आगे बढ़ना और एसआई की रिपोर्ट वहाँ कोई राम जन्मभूमि नहीं थी, ये गलत बयानी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल करके प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सिर्फ भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। जिन्ना की पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान के ये जिन्ना का जिन्ना है जो ही निकल रहा है, ये उन्हीं की पॉलिसी थी। चलिए, एक दूसरे को गद्दार कहने से नहीं होगा सर। बातचीत जो है ना, बातचीत में ना एक दूसरे को गद्दार कह देना बहुत। रुकिए दिन बाद एक सेकंड, सर्टिफिकेट मत बांटने लग जाइए, सर्टिफिकेट मत बांटने लग जाइए, सर्टिफिकेट। एक सेकंड मतीन खान साहब, बस ठीक है, ऑल राइट, एक सेकंड मतीन साहब, और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं सर। एक सेकंड आजम खान साहब, मैं जब आऊँ आपके पास तो बोलिएगा। एक सेकंड, सर्टिफिकेट मत बांटने लगिए, जहर मत घोलिए सर। एक सेकंड रुक जाइए। मैं सीधा रुख करती हूँ संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा, मैं आपसे भी यही समझना चाह रही हूँ जो सवाल मेरा आजम खान से था कि पहले के हालात, जब पहले तमाम बार बातचीत की कोशिश हुई और कोई हल नहीं निकला बातचीत से, तब के हालात में आज के हालात में क्या कोई फर्क लगता है कि अचानक बहुत सारे हिमायती निकल आए हैं कि आइए बातचीत करते हैं, बैठते हैं, मसला सुलझाते हैं, जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी सुनवाई हो कोर्ट में और कोई फैसला आए? देखिए, जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो सिर्फ एक पिटीशन थी जो कि पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। आज की तारीख में 10 मुकदमे दायर हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में, जो कि पेंडिंग है। उसमें काफी सारे पक्षकार जुड़ गए हैं, बुद्धिस्ट तक इवन उसमें एड ऑन किए गए हैं, सब इनको पार्टी बनाया गया है। अब जब 4 लोग बैठे हों और 4 में से 3 लोग ये कह रहे हों कि हम बातचीत से करने के लिए तैयार हैं, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस बेंच ने इनसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ये चीज पूछी थी और इवन ये तक कहा था कि अगर 1% भी आपके अंदर अगर गुंजाइश हो कि आप लोग बातचीत से ये मामला तय कर सकते हो तो उस पर हम जाने के लिए तैयार हैं। हम पैनल ऑफ मीडिएटर्स बैठाएंगे, हम एक मीडिएटर नहीं बैठाएंगे। हर पक्ष का ऑलमोस्ट, मुझे भी पक्का पता नहीं मालूम है कि किस तरह का, लेकिन जो लगता है कि हर पक्ष के ऑलमोस्ट एक आर्बिट्रेटर को जरूर बैठाया जाएगा कि आप लोग बीच में बैठ करके इनके समक्ष मीडिएटर बैठेंगे, आप लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, जो भी चीज होगी उसको तय किया जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि जब ये मीडिएशन चल रहा होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट मीडिएशन जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वो प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, क्योंकि जब मामला मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है तो जब तक मीडिएटर की रिपोर्ट नहीं आती है उस मामले पे अग्रिम सुनवाई नहीं होती है। तो जो ये है कि अब हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हो सकता है ये मामला जो इतने सालों से चल रहा है वो सुलझ जाए। अगर नहीं सुलझेगा तो सरकार का प्रोरोगेटिव देखिए कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सरकार चाहे तो बना सकती है, वहां पे राम मंदिर बना सकती है, सरकार चाहे तो वहां पे बाबरी मस्जिद बना सकती है, लेकिन लोगों से जुड़ी आस्थाओं का प्रश्न है तो हर पक्ष को सुनने के पश्चात ही जो कार्रवाई होगी वो होगी। ठीक। अच्छा, सीजेआई साहब ये कह रहे हैं, रंजन गोगोई साहब ये कह रहे हैं कि हम जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं, यानी कि ये तत्परता कोर्ट की भी लग रही है कि बहुत लंबा खींच चुका है ये मामला, अब जल्दी जल्दी कार्रवाई आगे बढ़े जिसकी मांग तमाम लोग कर रहे हैं और फैसला आए। और ये जो बात है इससे माना है सीजेआई साहब ने, उन्होंने कहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो क्या ये माने कि ये आखिरी मौका बातचीत का देना चाहती है कोर्ट, इसीलिए ये तमाम पक्षों से पूछा जा रहा है कि अगर हम मध्यस्थता पर कोई फैसला देते हैं तो क्या आप तमाम लोग इससे सहमत होंगे? क्या ये आखिरी मौके की तरह कोर्ट की ओर से है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक देखा जाए तो संदेश टाइप का दिया है, एक मैसेज फ्लॉग किया है जो कि कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज के सामने ये चीज गई होगी, लोगों ने सुनी है, 2 नुमाइंदे बैठे हैं, इन लोगों ने देखा भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसीलिए पक्षकारों से कहा कि आप लोग पहल करिए, अगर मीडिएशन नहीं होता है, मीडिएशन फेल हो जाता है तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको गुणदोष के आधार पर निर्धारित करेगी कि कौन सा टाइटल किसके फेवर में जाता है, किस तरह से कार्रवाई होनी है आगे। तो ये वास्तव में लास्ट मौका दिया जा रहा है। अपनी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि हम आदेश थोपने से बेहतर है कि आप लोग अपने आप में मीडिएशन के थ्रू मुकदमे को तय कर लें और आकर के उसको यहाँ पे हमारे सामने मीडिएटर की जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे वो देखेंगे। लेकिन आज अभी आपके समक्ष बता दे रहा हूं, ये मीडिएशन फेल होगा, 100% फेल होगा। किसी प्रकार की कोई भी पहल ये नहीं होगी, इसमें दोनों पक्ष रहेंगे, कहीं कोई डिस्प्यूट पैदा करेगा, कहीं कोई डिस्प्यूट पैदा करेगा। ये केवल लिंगर ऑन करेगा प्रोसीडिंग को, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है।
क्यों आप ये बात नहीं मानते हैं? आजम खान साहब, हाँ कुछ कहना मैं चाह रहे हैं। संदीप शर्मा जी की बात से एकदम सहमत हूं कि इस तरह के प्रयास निरंतर होते आए हैं। हमने श्री रविशंकर जी के साथ भी काम किया है, वो हमारे आवाज से भी आए थे और इस मामले पर हम लोग वहां मंदिर वहां तक भी गए थे, अयोध्या भी गए थे। लेकिन जब भी हम किसी पक्षकार से मिलते हैं तो वो अपनी बात इस तरह से रखते हैं कि वो दरअसल वो अपनी बात ना रख करके कहीं से कहीं लगता है कि साहब वो किसी के दबाव में बात कर रहे हैं, वो खुल करके अपनी बात नहीं रख पाते। कौन लोग? वो जहां पर वहां बैठे हुए हैं इकबाल अंसारी साहब, हाँ। और इखलाक साहब, हाँ। जो पक्षकार जो है एक्सीडेंटल पक्षकार बन गए हैं। दरअसल जो इनके फादर थे वहां पर इनकी टेलरिंग शॉप थी, तो जब ये मसला वहां पर विवाद पैदा हुआ था तो वहां के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने इनको एप्लीकेंट बना लिया था। वो मौके पर थे इसलिए इनको एप्लीकेंट बना कि एक मुसलमान है, मस्जिद का मामला है तो इनको एप्लीकेंट बना लो। उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी जागीर हो गई। उनके दिमाग से सबसे पहले बात ये निकलना चाहिए कि हम जगह नहीं देंगे, ये बात नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का भी नेतृत्व करना चाहिए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से अपने पक्ष को रखा, वो अभी भी उन्होंने डिले प्रैक्टिस उन्होंने भी की। उनका मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें भी बोर्ड्स में बहुत से मेंबरान हैं, सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है, क्योंकि उसी मेंबरान में से कुछ सपा में हैं, कुछ बासपा में हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि सपा के उनके आला कमान डांट दें, कहीं बासपा के हमारे आला कमान या कांग्रेसी आला कमान डांट दें, तो उनको भी संतुष्ट करते हुए ये लोग बोलते हैं। ऐसे में इस मसले का हल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मतीन खान साहब, इस पूरे बातचीत में जो बात कह रहे हैं आजम खान भी, उसमें एक बात है कि डिले टैक्टिक्स शुरू से रही है और आपके पक्ष पर यह आरोप लगता रहा है, मुस्लिम पक्ष पर यह आरोप लगता रहा है कि तमाम तरह के पिटिशंस के जरिए, या फिर कभी ये कह दिया जाएगा कि देखिए हमें और वक्त चाहिए ये पूरा पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही लंबा स्टेटमेंट है, इसे हम पढ़ेंगे, पहले ट्रांसलेट करने का टाइम चाहिए, ये तमाम तरह की चीजें करके और इसे डिले करने की कोशिश होती रही है। और इस बार भी क्यों न माना जाए कि इस मध्यस्थता की कोशिश के जरिए, जो कि बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि इसका कोई रिजल्ट इस बार भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 बार का एग्जाम्पल है हमारे पास, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी बातचीत की कोशिश हो रही है। और देखिए ना, स्टूडियो में जब बातचीत हो रही है, एक अब पहले तो 2-3 पक्ष थे, अब तो कई पक्ष हो गए हैं, कई लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्यों ना माना जाए कि ये डिले टैक्टिक्स है? फिर से एक बार आप लोगों की देखिए, मुस्लिम पक्ष कभी इस चीज़ से भागा नहीं है। अब ये आप कह रही हैं कि अगर कोई सत्यता, कोई डॉक्यूमेंट अगर फारसी में है और वो राजीव धवन जैसे एडवोकेट हो, तो ऑलरेडी उनको उनकी लैंग्वेज में तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। अब इसको डिले टैक्टिस कह दे, हो चुका है, आपकी जानकारी अधूरी है। आपको नहीं मालूम, आप बीच में तूफान करते हैं शशिर जी, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। अभी बात मैडम बेल का वो आप नहीं समझ पा रहे, आपको बीच में फानने की आदत है, आपको बीच में थोपने की आदत है। पहले पढ़िए, आप पढ़िए नहीं, आपको समझना चाहिए आप किसी बीच में फांदे जा रहे हैं। बात तो आप सुनते नहीं है, वही बात आप मानते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे नहीं आप, सुप्रीम कोर्ट के मशवरे को मानेंगे नहीं, सारा इल्जाम मुसलमानों पे थोप देंगे, ये आप चाहते हैं सिर्फ सारे मुसलमानों सारा इल्जाम मुसलमानों पे थोप देंगे आप। मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया है, हमेशा मुसलमान कभी भागे नहीं है, कभी मुसलमान सुलह समझौते से भागे नहीं है। ये आपकी वो है, आप हमेशा भागे हैं, आप हमेशा भागे हैं, मुसलमान कभी नहीं भागा है, मुसलमान नहीं पक्षकार कभी नहीं भागा है, कभी मुस्लिम पक्षकार भागे नहीं है, ये राम परिवार है, ये भागा है हमेशा, ये भी भागे, आप भागे, हम नहीं भागे, हमारे पक्ष नहीं भागा है। चीजें हो रही है, आजम के तकलीफ होने लगी, ये पता नहीं कौन सी टैक्टिस लेकर के आए आजम साहब, ये कौन सी टैक्टिस लेकर के आए। बात शिशिर जी की हो रही है, आजम साहब फांदे जा रहे हैं, मतीन खान साहब भाई बात तो होने दीजिए ना, आप बात तो पूरी आने दीजिए, बात पूरी आने नहीं देंगे, आप बोलिए, बात पूरी आने नहीं देंगे, शिशिर जी फान जाएंगे, आजम साहब फान जाएंगे। बुनियादी चीज है कि मुस्लिम पक्ष कभी नहीं पीछे भागा है, बातचीत से नहीं भागा है, कभी कोर्ट से नहीं भागा है। जब 2010 में हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, उस वक्त भी मुस्लिम पक्ष ने जब गजल में ये बात कही थी, अरे आप बात ही सुनिए, आपको कोई मालूमात है नहीं,
आप आके खाली बैठ गए, आपको कोई मालूमात है नहीं, वॉइस के बारे में मालूमात है नहीं। उस में 2010 में भी ये बात कही थी, कहीं से भी आप बातचीत कर लीजिए, उसमें भी नहीं माना गया। मुस्लिम पक्ष हमेशा राजी रहा। आज भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में 26 फरवरी में मुस्लिम पक्ष ने मान लिया। 26 फरवरी में अभी जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बात थी, संदीप जी, संदीप जी, ठीक है, ठीक है संदीप जी, एक जो बात अभी आजम खान ने कही, एक जो बात अभी आजम खान ने कही कि कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट के रिप्रेजेंटेड। एक सेकंड सर, सर चीखने से नहीं होगा, एक सेकंड, चीखिए मत सर, बस प्लीज प्लीज सर, मतीन खान एक सेकंड सर, चीखिए मत ना। संदीप जी, जो अभी बात आजम खान साहब कह रहे थे कि जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, और वो ये कहते हैं कि देखिए हम तमाम लोग, ये चाहे हम तमाम हिंदू या तमाम मुस्लिम ये चाह रहे हैं, वो दरअसल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। और मैंने दोनों पक्षों की ओर से ये सुना है कि हम हिंदू ये चाहते हैं या हम मुसलमान ये चाहते हैं। क्या ये जो मेंटालिटी है, इस वजह से बातचीत से रास्ता नहीं निकल पाता है? क्योंकि अगर कुछ चंद लोग ये समझ रहे हैं कि हम ही जानते हैं कि पूरा समुदाय क्या कह रहा है, तो क्या ये उनकी गलतफहमी है? बिल्कुल। देखिए, कई तरह से आप चाहे हिंदू पक्षधर हों चाहे मुस्लिम पक्षधर हों, हाँ। मेरे दो बड़े भाई बैठे हुए हैं, दोनों लोग एक एक अलग अलग समुदाय को बिलोंग करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, अभी ये जो बातचीत का मसले के लिए पहल करी गई है, इस पे बातचीत होने दें। जो आउटकम आएगा उसके बाद देखा जाएगा। नहीं आउटकम आएगा, हम आज की तारीख में नेशनल मीडिया पे बैठ करके अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, व्हाट मैसेज वी आर गिविंग टू द सोसाइटी एट लार्ज। हमको आपको लोगों को लोग देखते हैं, हमको आपको लोगों को फॉलो करते हैं लोग। तो आप एक पार्टी विशेष को नहीं, आप एक समुदाय विशेष को नहीं, आप एक भारत देश के नागरिक हैं। आप भारत देश की नागरिकता आपके लिए प्रथम होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो आज तक निर्णय नहीं हो पा रहा है वो सिर्फ इसी कारण नहीं हो पा रहा है, कभी कोई एप्लीकेशन मूव आउट होती है, कभी किसी तरह की एप्लीकेशन मूव आउट हो जाती है। तो बिफोर डिस्पोजिंग दैट एप्लीकेशन कोई भी कोर्ट आगे की कार्रवाई नहीं करता है। आप पहले एक एप्लीकेशन मूव आउट करते हैं कि साहब मैं पक्षकार बनना चाहता हूं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन इनवाइट होते हैं कि इनको पक्षकार बनाया जाए या ना बनाया जाए, फिर ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल होता है कि हाँ भाई इनको इसलिए पक्षकार मुझे बनाया जाए। जब वो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल होता है तो उसके ऊपर फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, तब एक आदमी इम्प्लीड होता है पार्टी में केस में प्रोसीडिंग आगे इनिशिएट करने के लिए कि मैं भी इसके अंदर एक पक्षधर हूं। तो आज तो कई लोग सिर्फ इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि साहब मैं भी पक्षधर बनना चाहता हूं और मैं भी पक्षधर बनना चाहता हूं। किसी ना किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, आज निर्णय ना कहें, आज जो उनकी मंशा लगी, वो मंशा सिर्फ ये लगी कि सुप्रीम कोर्ट समुदाय, दोनों समुदायों विशेष को एक मैसेज देना चाहता है, भारत के नागरिकों को एक मैसेज देना चाहता है कि देखिए हम मीडिएशन के थ्रू ये मामला सेटल करना चाहते हैं और मीडिएशन में जो भी होगा वो समुदाय विशेष की एक सर्वसम्मति मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इस बात पे दो जजेस के बीच में विचार भेद था कि भाई एक चार लोग ये खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। तो क्या पूरी कम्युनिटी ये बात कह रही है कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ इस बात के लिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट रिजर्व किया। Whatever be the outcome, बहुत जल्दी हम लोगों के सामने। लेकिन ये कितना आपत्तिजनक है शिशिर चतुर्वेदी कि आप लोगों को तो संवैधानिक संस्थाओं में भी भरोसा नहीं है। आज अगर सीजे, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, सीजेआई अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, हम चाहते हैं कि आखिरी मौका दिया जाए, यानी कि ये कोर्ट का एक सेंस लग रहा है, ये एक टैक्टिक्स लग रही है कि चूंकि ये भावनाओं का मामला है, जज खुद कह रहे हैं कि ये भावनाओं का मामला है, इसलिए कुछ थोपने से अच्छा है कि एक आखिरी मौका बातचीत का दिया जाए ताकि किसी के भी जहन में कोई गिला शिकवा ना रह जाए। अगर सीजेआई साहब ये कह रहे हैं कि हमारी ये मंशा है कि हम जल्द से जल्द फैसला दें, इसके पहले भी हमने देखा था कि आप लोगों ने बहुत तरह की बातें की कि कोर्ट ये कर रहा है, कोर्ट वो कर रहा है और आस्था का ये मामला है और कोर्ट को आप लोगों ने कई तरह की तोहमतें भी लगा दी जजेस पर, कोर्ट पर। तो आखिर ये क्यों है कि आप लोगों को संवैधानिक संस्थाओं में, लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं? बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक जज है और हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग समाज के अंदर रह के काम करते हैं। इसको आप एक लाइन में सब समझ लीजिए, सामाजिक लोग वो भी हैं, सामाजिक का पता नहीं कौन सा आप डेफिनेशन सामाजिक होने का निकाल रहे हैं, ये तो समझ से परे है, लेकिन सामाजिक वो भी हैं, वो भी बहुत नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं और बहुत कुछ देख के समझ के ऊपर जाते हैं। ये आप कहते हैं हम पक्षधर्म में नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तो आप ये कहते हैं अभी 26 फरवरी में के साथ मैं कोई पक्षधर नहीं रहूंगा। ठीक है, शिशिर जी को पूरा करने दीजिए, फिर मतीन खान मैं आपके पास आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब दे दूं
मुस्लिम पक्षकार जो है वो कभी भी मुकदमे के तरफ मुकदमे को लेट करने के लिए भागेंगे। क्यों? उसके पीछे तर्क ये है कि जो विदेश वो मुस्लिम राष्ट्र है वहां से इनको पैसा फाइनेंस हो रहा है। मस्जिद को मुस्लिम पक्षकार नहीं, बाबरी पक्षकार कहिए, बाबरी पक्षकार कहिए, बाबरी पक्षकार इनको चंदा आ रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो गई। वकील साहब जो जफरयाब जिलानी जैसे लोग, आप अब्दुल मन्नान साहब ने जो मुकदमा दायर किया उनकी हालात देखिए, उनके हालात को आप देखिए। तो ये मुकदमे को टालने में यकीन रखते हैं क्योंकि टले और क्योंकि हमारी राम राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बन गए, इसको आप क्या बोलते हैं? में भी जो लोग हैं सांसद बन गए। शिशिर जी, शिशिर जी एक सेकंड, शिशिर जी जो बात रिप्रेजेंटेशन की है, जो बात प्रतिनिधित्व की है, वो आप पर भी उतनी लागू होती है। चक्रपाणी को सुना आपने? चक्रपाणी महाराज को भी कुछ देर पहले वो आपसे अलग राय रख रहे थे, लेकिन आप ये कहेंगे कि हम पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ये जो है ना, ये जो मेंटालिटी है, इसे बदलने की जरूरत है जी। ऐसा है शुभ्रा जी, चक्रपाणी महाराज की स्थिति आपको बता दें। चक्रपाणी महाराज जी की स्थिति आपको बता दें। चक्रपाणी महाराज जी जो है सुप्रीम कोर्ट से हिंदू भाषा में हटाए जा चुके हैं, कोर्ट में उनको वहां से हटाया जा चुका है। उससे क्या साबित होता है? उससे क्या साबित होता है सर? उससे क्या साबित होता है कि वो हटाए गए हैं? तो इससे क्या साबित हो जाता है? इससे कुछ साबित नहीं होता है कि वो हिंदू महासभा से हटाए गए या नहीं हटाए गए। चिल्लाते रहेंगे और इनके कोई वजूद नहीं है, मुकदमे में नहीं है। ये जो कोई मुकदमे लेना नहीं, यही ऐसे चिल्लाते रहेंगे। इनका काम केवल टीवी चैनल चिल्लाना है और हम लोग पटकार है, हम मुकदमे को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और पेशेवर अधिवक्ता भी हम लोग, तो हम लोग उसको बेहतरी से समझते हैं। ये चैनल पे बिना पढ़ के आ जाएंगे और चिल्लाना शुरू कर देंगे। और राम मंदिर बने ना बने अभी तक ये क्लियर नहीं है। ठीक है, आजम खान को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन राम मंदिर अभी नहीं बना पाए। दोनों पक्षों पे, ये भाजपा के लोगों पे भी है और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों पे भी है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की पटकारी के लिए विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों से पैसा लेते आ रहे हैं और इनकी माली हैसियत की चेक होना चाहिए, NIA से चेक कराना चाहिए। जब हमारी सत्ता आएगी हम भटकिए मत मुद्दे से, भटकिए मत मुद्दे से, भटकिए मत मुद्दे से। आजम खान साहब, अब अभी अगर बातचीत, क्योंकि जो फैसला है उसे रिजर्व रख लिया है कोर्ट ने और मध्यस्थता के बारे में क्या फैसला होता है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन यहां से अगर बातचीत का रास्ता निकलता है तो क्या संभावना मिलती है? किस तरह से इसे आगे बढ़े? कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो ताकि वाकई कुछ ठोस निकल सके? आम मुसलमानों से, आम मुसलमानों से और आम हिंदू भाइयों से इस बारे में राय जरूर लेना चाहिए। खास करके उनकी राय बिल्कुल ना ले, जो उनकी राय बिल्कुल ना ले, जो उनकी राय बिल्कुल ना ले जो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए पॉलिटिकल पर्सन देखिए, किसी को आम हिंदुओं से पूछा जाए, आम मुसलमानों से एक सर्वे किया जाए। मैं आपको बता दूं, इसका हल बहुत आसानी से हो जाएगा। पॉलिटिकल लोगों को हटा दिया जाए, आम लोगों की राय, पॉलिटिकल लोगों को हटा दिया जाए, सरकार की दलालों को हटा दिया जाए। आपकी क्या हैसियत है? जो मुसलमानों की दलाली कर रहे हैं, जो हिंदू भाइयों की दलाली कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। आप इस मामले का हल, आम मुसलमान चाहता है उस मसले का हल। मैं बता दूं, जब तक मैं बात करता हूं लगता है कि मुसलमानों की राय जानना बहुत जरूरी है, लेकिन आम मुसलमान, नेता मुसलमान नहीं। अच्छा, आप क्या हैं? मैं बिल्कुल नेता नहीं। अच्छा, नेता नहीं, यहाँ क्या करने आए हैं? ठीक है, संदीप जी, एक सेकंड, एक दूसरे की समझ पर उनके रेलेवेंस पर सवाल मत खड़ा करें, कम से कम इससे आपकी बुद्धि पर सवाल खड़ा हो जाता है सर। एक दूसरे के रेलेवेंस पर, उनकी समझ पर सवाल तो कम से कम ना खड़ा करें। बातचीत अगर करनी है तो ऐसे बातचीत नहीं होगी। मुझे खुशी है कि आप दोनों, आजम खान साहब और मतीन जी, आप दोनों बातचीत के हिमायती हैं, लेकिन बातचीत ऐसे तो होगी नहीं सर। संदीप जी, जो आज जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी है कोर्ट की और जो दो बहुत महत्वपूर्ण जजेस हैं उनमें मतांतर लगा है, क्या मूड लग रहा है आपको? और अगर इसमें और थोड़ा डिले होता है बातचीत के जरिए तो फिर रिएक्शन किस तरह का आ सकता है तमाम कम्युनिटीज से? देखिए, अभी तक आप अगर देखें तो शुरुआत से हर आदमी इस मुकदमे से बचने की कोशिश करता है,
कि हमारे टेन्योर से आगे बढ़ जाए, कोई और आकर के इस मुकदमे में पूरी सुनवाई करे। ठीक, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग जाकर के मीडिएशन के थ्रू डिसाइड करिए। अब मीडिएशन का तरीका क्या होगा, कौन मीडिएटर बनेगा, उस पे भी ऑब्जेक्शंस इनवाइट होंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग मीडिएटर बन जाएंगे। अभी जितने पक्षकार हैं उनसे ये चीजें पूछी जाएंगी। डिले तो होगा ही होगा, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ द पार्टी। भाई 2 लोग हैं, दोनों लोगों को ये चीज नहीं मंजूर है कि साहब डिले होता रहे, सिवाय राजनीतिकरण के अलावा इस मुकदमे नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है संदीप जी, शायद आप समझा सकें कि अभी कुछ दिन पहले ये फैसला किया गया वीएचपी की ओर से कि 2019 के इलेक्शंस तक हम जो ये पूरा राम मंदिर का आंदोलन है उसको हम होल्ड पर रखेंगे, ताकि ये हम पर आरोप लग जाता है कि किसी पार्टी को आप लाभ पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उस वक्त नहीं लगा कि डिले हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, इलेक्शन तक हम रुक जाते हैं। लेकिन अब जब बातचीत की कोशिश की बात हो रही है उसी दरमियान, तो अब फिर से कुछ लोग आ गए हैं ये कहने के लिए कि डिले हो जाएगा। तो ये आखिर क्यों डिस्प्यूट है? देखिए, 2 फोल्ड गेम चलता है इसमें। हाँ। दोनों तरफ से बेनिफिट एक पार्टी विशेष का होगा। हाँ। जो कि दोबारा सत्ता में आने के लिए किसी भी प्रकार से कुछ भी करने के लिए तैयार है, तत्पर है। उन्होंने पहले कहा बीएचपी ने कि नहीं, हम बहुत ज्यादा उस पे लगे हुए हैं, नहीं हमको इस मुकदमे में जल्द सुनवाई चाहिए। 2019 तक अचानक से फिर वो होल्ड पे चले गए कि इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद करेंगे। उसके बाद अचानक से फिर बीएचपी आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, अब इसको जल्दी से करना है, इसको तुरंत सुनवाई होनी है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो राजनीतिकरण, राजनीतिक रोटियां कुछ लोग जो पार्टी विशेष सेक रही हैं वो बंद हो जाएगी। आज की तारीख में मेरा एक सजेशन कहिए कि मेरी एक एडवाइस है कि बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे एक पक्ष के पक्षधर हैं, आप क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन मूव आउट करते हैं अपने सब जितने भी आपकी, चाहे वीएचपी हो चाहे हिंदू महासभा हो, जितने जुड़े हुए लोग हैं, एक कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उसमें आप ये लिख करके आइए जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की सलाह है कि आप चाहें तो आपके अंदर विशेषाधिकार है कि आप उस लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। जो भी पार्टी कभी इस मुकदमे को जीतेगी उसको आप कंपनसेशन दे दीजिएगा। तो ये चीज एक्विजिशन 93 के अधिकार को मैंने चैलेंज किया है, उसकी सुनवाई 8 तारीख अगस्त को लगी हुई है। ये जो अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार का जो हुआ था उसको मैंने स्वयं चैलेंज किया। ठीक है। और वो नरसिम्हा राव जी का अधिग्रहण वो जो था वो पूरा खारिज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी, आप तो अधिवक्ता जानते होंगे, प्रदेश की जमीन को लेने के लिए जब तक की नोटिफिकेशन ना हो तब तक वो। ठीक है, बहुत तरह के सजेशंस हैं, बहुत तरह के सजेशंस हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है उसको सुरक्षित रख लिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।